नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लूनार साउथ पोल। देखिए, आपको पता है कि साउथ पोल में इंडिया ने अपना एक चंद्रयान 3 जो था उसमें एक सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कर दिया है। तो उसी के कंटेक्स्ट में हम इस क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको पूछा है इनमें से हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस, द लूनार साउथ पोल इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द मून। क्या यह बात सही है कि जो लूनार साउथ पोल है यह सबसे नीचे वाला है? तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, परमानेंटली शेडोड एरिया अराउंड द लूनार साउथ पोल सर्टेन वाटर आइस। मतलब कि जो हमारा चंद्र है वो चंद्र के जो साउथ पोल है वो साउथ पोल में जहाँ पे परमानेंटली क्या मिल रहा है, परमानेंटली शेडो है। ठीक है, तो उस वहाँ पे हमें वाटर आइस होने की संभावना दिख रही है। क्या बात सही है? बिल्कुल, ये बात भी सही है। तीसरा, द लूनार नॉर्थ पोल रीजन हैज़ अ हायर क्वांटिटी ऑफ शेल्टर्ड क्रेटर्स देन द साउथ पोल रीजन। क्या यह साउथ पोल रीजन में जितने क्रेटर्स हैं उनसे ज़्यादा लूनार के नॉर्थ पोल में है क्या? तो यह बात आपको बतानी है। अब एक बात याद रखिए कि जितना भी आपके क्रेटर्स ज़्यादा होंगे उतने ही आपके जो पोल होते हैं या फिर उतनी ही सरफेस पे आपको लैंडिंग करने में दिक्कत आती है। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सीधी सपाटी है और दूसरी ऐसी अलग अलग मतलब असमान सपाटी हुई है। ठीक है, अब आपको यहाँ से कुछ यान यहाँ पे भेजना है और यह यहाँ पे नीचे लैंडिंग करेगा। ठीक है, यह लैंडिंग करेगा, अगर सीधी सरफेस होगी तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर ऐसी सरफेस होगी तो आपका जो यान है, ठीक है, आपका यान यहाँ पे ऐसे टेढ़ा वेढ़ा होके उल्टा हो सकता है। तो इसी वजह से आज तक साउथ पोल में कई सारे देश अपना यान लैंडिंग करवाने की नहीं सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में साउथ पोल में ज़्यादा है, और हमें सेंटेंस में बता रहे हैं कि नॉर्थ पोल में हायर क्वांटिटी के क्या है, क्रेटर्स है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। चलिए, पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंडिया ने कहाँ पे लैंड किया हुआ है। तो इंडिया ने लैंड किया है चंद्रयान 3 को कहाँ पे, चंद्र की साउथ पोल पे लैंड किया हुआ है। ठीक है, हाँ, और एक और चीज़ याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में इंडिया ने ही अपने चंद्रयान 1 के तौर पे बताया था कि भाई चंद्र के साउथ पोल पे क्या मिल सकता है, आइस फॉर्म में वाटर मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और चीज़ जो हमें क्वेश्चन में थी कि भाई लूनार के नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ पे बहुत कम होते हैं कंपेयर टू साउथ पोल रीजन। क्या क्या? हाँ, क्रेटर्स जो होते हैं यह नॉर्थ में कम होते हैं और साउथ पोल पे ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। देखिए, अभी क्या हुआ है कि अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बहुत ही लेटेस्ट चर्चा में आया हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग यह सेंटेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या है पहला सेंटेंस, इट मेक्स द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ऑप्शनल अक्रॉस स्कूल एंड बोर्ड्स। अरे भैया, इंडिया में आप कुछ नया लेके आ रहे हो, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ला रही है, तो क्या वो इंडियन लैंग्वेज को ऑप्शनल बनाएगी या कंपलसरी बनाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, क्या बनाएगी, उसको बनाएंगे कंपलसरी। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो सेंटेंस है, ये पहला वाला सेंटेंस हमारा गलत साबित हो जाएगा। दूसरा, इट्स ऑफर स्टूडेंट द फ्रीडम टू परस्यू अ मिक्स ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। मतलब कि आप एक साथ पहले नहीं कर सकते थे, आपको क्या करना था, आपको या तो साइंस चूज करना था या तो आर्ट्स चूज करना था, लेकिन अभी आप दोनों को एक साथ, दोनों के सब्जेक्ट को एक साथ परस्यू कर सकते हो। आप सोसाइटी को भी एक साथ परस्यू कर सकते हो और एक साथ आप साइंस को भी परस्यू कर सकते हो, एक साथ आप मैथ्स को भी परस्यू कर सकते हो और एक साथ आप फिलोसॉफी को भी परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरी सेंटेंस सही है। तीसरा, इट वॉज फ्रेम्ड बाय द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के कस्तूरी रंगन। बिल्कुल, के कस्तूरी रंजन के तौर पे
जब उन्होंने हेड किया था वही हेड वाली नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने इसको फ्रेम किया हुआ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है हाउ मेनी आर करेक्ट। तो कितने करेक्ट है भैया, पहला वाला तो गलत है। अगर पहला वाला गलत है तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए क्या हुआ है कि अभी हमारे नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क ने रिलीज किया हुआ है किन के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक नोटेबल चीज़ जो है वो यह है कि कंपलसरी इंस्ट्रक्शन है किसके रिगार्डिंग, कंपलसरी इंस्ट्रक्शन है 3 लैंग्वेज के रिगार्डिंग, R1, R2 और RT। कहाँ तक, क्लास 10 तक। यानी कि हमें 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है उन 3 में से 2 लैंग्वेज तो कंपलसरी मस्ट बी नेटिव टू इंडिया। ठीक है, तो यह ऑप्शनल नहीं है, यह क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, एक और चीज़ अभी हम क्या कर सकते हैं, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को मिक्स करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आपको याद होगा कि साइंस की ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती है जो कि 2 धारी तलवार होती है। वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए अच्छा भी रिजल्ट लेके आ सकती है और बुरा भी रिजल्ट लेके आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ठीक है, अब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में, उससे दोनों साइड की इफेक्ट हो सकती है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट देख सकते हो तो उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, जिससे हमारा जो पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसके नेगेटिव हम इम्पैक्ट के बारे में देखें तो न्यूक्लियर नेगेटिव की वजह से जापान में जो हमारा एक हिरोशिमा और नागासाकी के जो बॉम्ब गिराए थे उससे बहुत सारे ह्यूमंस का लॉस हुआ था। ठीक है, तो मतलब कि अगर साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स में टेक्नोलॉजी के साथ साथ एथिकल सेंस भी आएगी। ठीक है, चलिए हम एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि के कस्तूरी रंगन कमेटी ने हेड किया था, वही स्टीयरिंग कमेटी ने इसको फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए अभी कुछ ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग न्यूज़ चल रही थी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, तो इससे आपके स्टेट PCS और UPSC में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं। पहला इथोपिया आता है क्या, दूसरा नाइजीरिया, लीबिया, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती और मोरक्को। तो देखिए क्या हुआ है कि अफ्रीका का ऐसा जो एक सिंह निकला हुआ है, यहाँ पे 4 देश है और वो चारों देश नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में आता है। उनमें से 3 कंट्रीज जो है उसको क्या मिलता है, सी कोस्ट मिलता है, और एक कंट्री जो है यह क्या है आपका, यह लैंडलॉक है। ठीक है, तो 3 और 1 यानी कि टोटल हो गए 4। तो ये 4 कंट्री इन 7 में से कौन कौन से है, देखिए इथोपिया है, बिल्कुल इथोपिया है, नाइजीरिया है, जी नहीं नाइजीरिया नहीं है, लीबिया नहीं, लीबिया भी नहीं है, इरिट्रिया है, बिल्कुल इरिट्रिया है, सोमालिया है, बिल्कुल सोमालिया भी है, जिबूती है, जिबूती भी है, मोरक्को नहीं भैया, मोरक्को नहीं है। चलिए हो गया, कितने हैं, तो ये यहाँ पे हमारे ओनली 4 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए क्या हुआ था कि अभी कुछ ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ के बारे में हमें न्यूज़ मिली है, कहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा था कुछ दिक्कत, और यह जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसी को बोला जाता है सोमाली पेनिनसुला। ठीक है, 4 देश इसमें आते हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे निकला हुआ है एक सिंह जैसा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट्स, और उनमें आपको दिख रहा होगा इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, देखिए कुछ समय पहले ये जिबूती जो है यह भी न्यूज़ में था, क्योंकि चाइना ने क्या किया है, यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। ठीक है, और यह मिलिट्री बेस की वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो ऊपर है ना, यहाँ ऊपर सऊदी अरेबिया और यमन आया हुआ है, तो यह एक महत्वपूर्ण चौकअप पॉइंट बन सकता है। तो इसीलिए चाइना ने क्या किया है, चाइना ने किया है इसके ऊपर अपना मिलिट्री एग्रीमेंट। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा पूछे कि भैया बता दीजिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नेबरिंग कंट्रीज का नाम, क्या पूछ सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नेबरिंग कंट्रीज का नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आएगा उगांडा और केन्या, और 2 ही कंट्री आएंगे, बाकी और कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ आपको पूछ रहा है, टागियरी एंड तोरोमेनरी सीन इन न्यूज रिसेंटली आर।
देखिए अभी ना कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही थी, तो यह लोग कौन है या फिर यह क्या है वर्ड्स, उसके बारे में आपको बताना है। क्या तागेरी और तोरोमेनानी जो है यह आइसबर्ग है, एंशियंट ब्यूरियल्स है, लैंड फॉर्मेशन है, या फिर इंडिजिनस ट्राइब्स है? बताइए। चलिए, जी हाँ बिल्कुल, यह जो है तागियारी और तोरोमेनानी यह एक इंडिजिनस ट्राइब्स है। लेकिन आपको यहाँ तक अपना नॉलेज सीमित नहीं रखना है, आपको यह भी पता होनी चाहिए कि यह ट्राइब्स कौन से लोकेशन की है, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी कई बार लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकती है और पूछती आई हुई है। तो उसी के बेस पे अगर हम देख ले तो अभी क्या हुआ था कि इक्वाडोर जो है, और इक्वाडोर ने अभी क्या किया था, ड्रिलिंग कर रहे थे ऑयल इन प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ अमेजोन, और उसके अगेंस्ट में इक्वाडोरियंस ने वोट किया हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे जो दो ट्राइब थी, वो दो ट्राइब को दिक्कत हो रही थी, और यही वो दो ट्राइब का नाम था, ठीक है? कौन सा नेशनल पार्क आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, यासुनी नेशनल पार्क कहाँ पे, इक्वाडोर में आया हुआ है, ठीक है? इसी को यूनेस्को ने डेजिग्नेटेड किया है बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे, ठीक है? ओके, चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हो इक्वाडोर, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो गालापागोस आइसलैंड की। अब जो ये गालापागोस आइसलैंड है, यहाँ पे आपके जो पढ़ाई में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, डार्विन का उत्क्रांतिवाद। तो डार्विन का उत्क्रांतिवाद जो था उसका ऑब्जर्वेशन डार्विन ने कहाँ पे किया था, यहीं पे गालापागोस आइसलैंड में किया था, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। देखिए अभी क्या हुआ है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया में होस्ट किया हुआ था, तो उसी के बेस पे आपको दो सेंटेंस दिए हैं, आपको बताने हैं। पहला सेंटेंस, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनली नेशनल पार्लियामेंट्स विच एम्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। क्या बात सही है? दूसरा, द पैट्रनशिप ऑफ द CPA रोटेट्स अमॉन्ग्स हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। भैया यह जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि CPA है, उसका हेड चेंज नहीं होता है। उसका हेड कौन थे? अब तक थे रानी, यानी कि इंग्लैंड की क्वीन थी। अब क्या होगा तो कि अभी होगा उनके किंग होंगे, ठीक है? तो यह दूसरा सेंटेंस है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन होते हैं यही होते हैं हेड ऑफ द स्टेट थ्रू रोटेट्स, ठीक है? और दूसरी चीज़, जो पहला सेंटेंस हमें पूछा है, तो ओनली नेशनल पार्लियामेंट्स विच एम्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, तो यह बात सही है या गलत है, आप मुझे बताएं। जी हाँ बिल्कुल, अगर ओनली लिखा है तो यह सही कैसे हो सकता है, क्योंकि ओनली नेशनल पार्लियामेंट विच एम्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, नहीं भैया यह ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा गलत है, मतलब पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस हमारे गलत है। हमें पूछा है सही वाला, तो सही वाला तो भैया कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यह हमारा सही आंसर आएगा। देखिए चलिए देख लेते हैं क्या हुआ था कि अभी 9th वाला CPA का जो चेयर कॉन्फ्रेंस है यह हमारे इंडिया में उदयपुर में कंप्लीट हुआ, ठीक है? और इसको इनॉग्रेटेड किया था किन्होंने? लोकसभा के स्पीकर ने। चलिए एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन जो है वहाँ पे 54 कंट्रीज़ है। कितने? 54 कंट्रीज़ है। चलिए, और उनकी जो वाइस पैट्रनशिप होती है वही होती है हेड ऑफ द स्टेट्स में रोटेटिंग। बाकी उनके जो हेड होते हैं, यह हेड होते हैं कॉमनवेल्थ में क्वीन एलिजाबेथ थे। अभी कौन होंगे? अभी न्यूज़ आ रही है कि उनके किंग होंगे। अगर इसमें कोई चेंज आता है तो हमें इसको दोबारा रिफर करना होगा, ठीक है? चलो, ये थे हमारे यूपीएससी के कैसे वाले क्वेश्चन। अभी तक हमने देखा करंट वाला सेक्शन, अब हम चाह रहे हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर, ठीक है? याद रखिएगा ये PYQs जो है ना, ये PYQs हमारे लास्ट के चल रहे हैं 2021 के, और इनमें जो भी 5 MCQ हम डिस्कस करते हैं उन 5 में से एटलीस्ट आपके 4 याद कंप्लीट होने चाहिए, सही वाले होने चाहिए, ठीक है? चलो, पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ। मार्केट में डिमांड अगर इंक्रीज होती है कोई चीज़ का, तो इसका कौन से
कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं या फिर उसके रीजंस कौन से हैं, ऐसे है 4 सेंटेंस दिया है, उनमें से आपको बताना है करेक्ट वाला। चलिए पहला सेंटेंस, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस। देखिए अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस इंक्रीज होती है तो फिर आपका जो गुड्स होता है वो उसका दाम बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 बाइक है, 2 बाइक बनाने वाली कंपनी है, एक हो गया आपका हीरो और दूसरा हो गया बजाज, ठीक है। अब बजाज की बाइक अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हीरो की भी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिनको यह कॉस्टली लगता है वह कौन सी बाइक लेने की ओर सोचेंगे, वह हीरो की बाइक लेने की ओर सोचेंगे, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। नहीं भैया, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट की प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि अगर प्राइस किसी की इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, ठीक है। चलिए देखिए मैं उसका एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कि हो गया आपका मार्कर और रिफिल करने वाला उनका इंक, ठीक है। अगर इंक के दाम बढ़ जाएंगे तो मार्कर की डिमांड बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम होगी, ठीक है। हाँ, तो दूसरा वाला हमारा सेंटेंस गलत है। चलिए दूसरा वाला गलत है, हम करते हैं नीचे में से गलत, तो बी कटा और आपका डी कटा, ठीक है। चलिए अब गेम है, देखिए 4 दोनों में है, मतलब 4 जो सेंटेंस है कि वो सही है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस फॉल होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो 3 नंबर है उसी के बेस पे आपके यूपीएससी में क्वेश्चन सही या गलत होने के चांसेस थे। तो देख लेते हैं 3 नंबर, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखिए अगर वो चीज़ इंफीरियर गुड है और कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, यह बात भी बिल्कुल गलत है। तो तीसरा भी हमारा गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 4। Next MCQ, which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? Option A, cut in tax rate accompanied by increase in interest rate. दूसरा, increase in expenditure on public project. तीसरा, increase in tax rates accompanied by the reduction of interest rate. और चौथा, reduction of expenditure on public project. देखिए आपको क्या हुआ है कि इकोनॉमिक रिसेशन है। अब इसमें से आपको क्या करना है, रिसेशन के टाइम पे आपको मार्केट में डिमांड बढ़ानी है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियों के सेलिंग बढ़ेंगे तो क्या होगा, कंपनी अपना एक्सपांशन करेगी और एक्सपांशन जितना ज़्यादा होगा उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी और जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेंगे और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा उसका मतलब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे और उसी पैसे से फिर से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना होगा पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है यह बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। दूसरा, all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. तीसरा, the government can by a notification specify that an establishment of industry shall pay wages only through its bank account. तो यह बात तीनों की तीनों कैजुअल वर्कर्स के लिए सही है। सो हमें पूछा है करेक्ट वाला सेंटेंस, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि अभी जो शक्तिकांता दास है, यह शक्तिकांता दास हमारे क्या है, उनको अपॉइंट किया था किन्होंने, आरबीआई के हेड को अपॉइंट किया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा,
Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest. देखिए, गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई को क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है डायरेक्शन, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। यह लिखा हुआ है कहाँ पे, आरबीआई एक्ट में, ठीक है। आरबीआई एक्ट में सेक्शन 7 जो है उसी में यह सारी चीज़ लिखी हुई है। तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है, यह दूसरा वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर दूसरा वाला गलत हो गया, हमें पूछा है करेक्ट, तो हमारे आंसर में दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे भी दूसरा नंबर है उसको आप काटो, ए कटा, बी कटा, डी कटा। चलिए, आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए, यह आपको ऐसा करना है कि PYQs में से आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गेन करनी है कि जो चीज़ जिस दिक्कत हमने किया था। अब मैं मेरा पर्सनली बताऊँ तो मेरा UPSC में यह वाला सेंटेंस गलत हुआ था। यह गलत इसलिए हुआ था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है ना, यह मैंने एग्ज़ाम के प्रेशर में देखा ही नहीं था। तो मैं यहाँ पे ऑल 3 करके आया था और मेरा हो गया था -0.66, ठीक है। और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन की वजह से मेरा प्रीलिम्स अटका गया था। तो यह जो हम सीरीज़ ला रहे हैं, उस सीरीज़ का मकसद ही यही है कि जो मिस्टेक्स हम लोगों ने किया हुआ है वो मिस्टेक आप लोग ना करें, ठीक है। अगर आप खुद मिस्टेक्स में से सीखते जाओगे तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ेगी, लेकिन अगर आप दूसरों के मिस्टेक से सीखोगे तो आपको ज़िंदगी में और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है, यानी कि पहला और तीसरा वाला, यह सेंटेंस सही है, लेकिन दूसरे वाले में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, इसी वजह से यह सेंटेंस गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द ब्लू कार्बन। चलिए भैया, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है, व्हाट इज द ब्लू कार्बन। चलिए, पहला कार्बन कैप्चर बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, दूसरा ऑप्शन कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, तीसरा कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और चौथा कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो भैया, ब्लू कलर हम लाए कहाँ से, हम लाए हैं ब्लू कलर को सी से। सी मतलब ओशन से। तो ओशन इकोसिस्टम जो होता है उसी को हम कहते हैं कि भैया ब्लू कार्बन एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे आज के UPSC के MCQs। आने वाले वीडियो में हम और MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाके सारे के सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस एक बार कंप्लीट देख लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।